हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 7 के एनसीईआरटी जिसमें हम चैप्टर 3 देख रहे हैं और उसमें हम चैप्टर 3 है आपका दिल्ली के सुल्तान, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आपका पार्ट 3 है। और ये पार्ट 3 है तो ये आपका लास्ट है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी था, इसलिए इसको 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड की थी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आज जो बाकी चीज़ें थी उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे खिलजी और तुगलक वंश के बारे में, उनका प्रशासन कैसे रहा है। और इसके पहले हमने क्या देखा था, दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने अपना जो साम्राज्य कैसे स्थापित किया और उन्होंने क्या किया, अपना नियंत्रण क्या किया, कैसे स्थापित किया, नए नए जगहों पर अपना विस्तार कैसे किया, अपना प्रशासन कैसे फैलाया। हमने ये सब चीज़ों को क्या किया है, कंप्लीट किया। और आज हम देखेंगे इसके आगे जो खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन है, इनका किस तरीके से प्रशासन रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, देखो जैसे हम देखेंगे कि कोई भी जैसे प्रशासन हो, उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छे प्रशासक की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, कोई राज्य है, कोई प्रशासन है, उसको हमें चलाना है तो क्या होगा, एक अच्छे प्रशासक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम जमींदारों के जो लोग होते हैं उनको लेंगे, है ना, जो अपने आसपास के जो क्षेत्र होंगे, ये उनके अंदर के जो लोग हैं ना, ये आपका क्षेत्र है, आप क्या करोगे, अपने क्षेत्र के अंदर को गुलाम होंगे, जो जो सूबेदार होंगे, क्या करोगे आप, उनको लोगे। बाहरी लोगों को तो नहीं लोगे आप, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होगा, है ना। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जो सूबेदार होते थे, जो गुलाम उनको चाहिए होता था, वो बाहरी क्षेत्रों से खरीदते थे वो। ठीक है, वो क्या करते थे, बाहरी क्षेत्रों से खरीदते थे। उनको ये लगता था कि जो उनके अंदर के क्षेत्र हैं उनको लेंगे तो बड़े बड़े जो पद हैं उनको क्या करेंगे, वो संभाल नहीं पाएंगे, यानी उन पर क्या करते थे, वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए बाहरी क्षेत्र के जो लोग थे उनको बुलाते थे। ठीक है, उनको क्या करते थे, गुलाम और सूबेदार का जो पद होता था उनको देते थे। और अच्छे पद पर होंगे तो क्या होगा, उनका शासन चलेगा। तो क्या करते थे, ये आरंभिक समय में सुल्तान अच्छे पदों के लिए गुलाम को खरीदना शुरू किया, यानी गुलाम को सूबेदार के रूप में नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसमें यही बताया गया है, इनका जो खलजी और तुगलक वंश के समय में जो प्रशासन था उसमें इस तरीके से लोग गुलाम और सूबेदारों की नियुक्ति की। उसके बाद क्या बताया गया है, देखो इसमें गुलाम को क्या कहा जाता है, फारसी शब्द में बंदगा कहा जाता है। गुलाम को फारसी शब्द में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित भी किया जाता था, ताकि क्या करें, वो अच्छे से कार्य को पूरा कर सकें। पूरी तरह से अपने मालिक पर क्या होते थे, ये निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। जाहिर सी बात है, कोई आप मतलब प्रशासक है, वो गुलाम खरीद के लाया है तो वो उन्हीं की बातें ही सुनेगा, है ना। वो जो होते थे उनके अलावा किसी की बातें वो सुनता नहीं था, सिर्फ उन्हीं की ही सुनता था। वो खरीद के लाया पर्सनल, तो उनकी बातें सुनते थे, तो क्या होता था, उन पर वो निर्भर होता था, उन्हीं पर ट्रस्ट कर सकता था। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया गया है कि आप ये ध्यान देंगे, जो इसमें फारसी शब्द में बंदगा बताया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्ट वाली चीज़ें हैं, इसको जब भी कहीं रहे कुछ भी ऐसे चीज़ों को आप बिल्कुल न छोड़ें। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि खलजी के बारे में। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें खलजी के बारे में है कि तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे हैं और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। देखो ये क्या किए, पहले एक तो वो क्या कर रहे हैं, गुलाम को बाहर से आप खरीद रहे हो। ठीक, पहले जो गुलाम है, सूबेदार है, अच्छे जो पोस्ट होते हैं उन पे क्या कर रहे हो, बाहर से आप लेके आ रहे हो, खरीद करके ला रहे हो। उसके बाद जो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे जो नीचे के लोग हैं आप उनको ले रहे हो, अच्छे पद पे बैठाने के लिए क्या कर रहे हो आप, नीचे के लोग हैं जो निचले स्तर के, आप उनको ले रहे हो। जो वहाँ पे तवारीख के लोग हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे, है ना, तो वो उनको आप ले ही नहीं रहे हो। तो क्या हो रहा है, इसमें सामाजिक अस्थिरता पैदा हो रही है। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या होता है, देखो राजा की सोच होती थी कि नीचे वर्गों को लूँगा तो उनके दिमाग में बैठेगा कि शासक बहुत अच्छा है ना, जाहिर से बात है।
कोई भी उनको लिया नहीं है। डायरेक्ट राजा क्या करेगा, नीचे केवल लोगों को लेगा। तो उनको लगेगा कि जो प्रशासक है, जो शासक है, बहुत अच्छा है और बड़े अच्छे हैं, और इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, बड़े पद पर रख रहे हैं। ईमानदारी से काम करेगा क्योंकि बड़ा पद होगा, क्योंकि कोई जानकारी होती नहीं है, है ना। तो निम्न वर्ग के लोग क्या करते की खासियत होती थी कि वह सिर्फ अपने आश्रित यानी गुलाम जो समर्पण सिर्फ सुल्तान को ही देते थे। उनका जो समर्पण होता था, जो उनका कार्य होता था, वो जो करते थे वो किसके लिए करते थे, सिर्फ अपने सुल्तान के लिए करते थे, जो इन्हें इन पद पर रखा है। ठीक है। गुलामों की जिम्मेदारी होती थी कि जिस पद पर थे उन्हीं तक अपने बेटे यानी उनका जो बेटा है, जब राजा संभालेगा आगे जाके, उनको नहीं रखेगा। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो कोई बेटा होगा इनका आगे जाके, यानी जैसे प्रशासक है ना, एक राजा है, वो राजा क्या कर रहा है, ये राजा हुआ। ठीक, ये राजा हुआ, ये इन्होंने गुलाम खरीदा, इन्होंने अपना जितना भी सन था इतने तक क्या किया, अपना शासन किया, राज्य को संभाला। उसके बाद उनका बेटा हुआ। अब उनका बेटा क्या करेगा, उस पद को संभालेगा। ठीक, लेकिन क्या करेगा इनका बेटा, जब शासन संभालेगा तो वहाँ पे जो गुलाम होंगे, जो सूबेदार होंगे, उनको नए तरीके से खरीदेगा, फिर से वो वही फिर से रिपीट होगा। ये नहीं है कि उनके पिताजी जो खरीदे थे, जो गुलाम थे, उन्हीं को ये चलाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या करेगा, नया सूबेदार और जो वहाँ पे जो सूबेदार हैं, जो भी उनके गुलाम हैं, उनको खुद ही नए तरीके से खरीदेगा। ठीक है। इसके कारण क्या होती थी, सामाजिक अस्थिरता आती थी, जिससे प्रशासन क्या होता गया, कमज़ोर होता गया है। जाहिर सी बात है, वहाँ के लोग हैं, उनको आप ना रख करके अपने राज्य के बाहरी लोगों को रखोगे तो क्या होगा, सामाजिक अस्थिरता तो आना ही है ना। आपस में क्या होती है, टकरार होती है कि भाई उनको रख रहे हो, बाहरी लोगों को हमको नहीं रख रहे हो, है ना। इससे क्या होता गया, सामाजिक अस्थिरता बढ़ते गया है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक हैं, इनके बारे में है कि 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया है, एक सुल्तान की आलोचना की अपने इतिहासकार में, है ना, इतिहास में उन्होंने क्या किया है, आलोचना की। इसको भी आप ध्यान देंगे, बस इतना। कहाँ है ये, 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अपने इतिहास में आलोचना की है, किसकी, सुल्तान की। ठीक है, इफेक्ट है, इसको आप ध्यान देना। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि जो मुक्ति होते थे, इक़्तिदार होते थे, उनके बारे में इसको हम पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है, पहले वाले सुल्तान की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी क्या किया है, सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त करना स्टार्ट किया। ठीक है, यानी इतने सारे जो मतलब जो होते थे, सेना होते थे, उन्हें जब युद्ध नहीं होता है ना, युद्ध होता है तो ठीक है, सबको रखे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, खाली बैठे हैं सभी। सेना तो क्या करते थे, युद्ध नहीं होता था तब सेना को सेना नायक के साथ विभिन्न क्षेत्र में भेज देते थे। किसके साथ, सेना नायक के साथ, किसको, सेना को। और कहा जाता था कि आप वहाँ अपने तरीके से काम करिए, और जिस क्षेत्र में भेजते थे उसे इक्ता कहा जाता था। ठीक है, सेना नायक के साथ सेना को लेकर जिस क्षेत्र में भेजा जाता था उसे क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। सेना नायक को क्या कहा गया इसमें, इक्तादार। क्षेत्र को क्या, इक्ता, और सेना नायक को इक्तादार। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद बताया गया है इसमें उन्हें संभालने वाले जो अधिकारी होते थे, इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। ठीक है, उसके बाद मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून की व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, इक्तादार का क्या होता था, नेतृत्व था, काम था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों के राजस्व की वसूली किया करते थे। मतलब जो वहाँ पे क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस क्षेत्र में क्या करते थे, राजस्व की वसूली कर लेते थे, और उसी कर से अपना खर्च, है ना, और उसके बाद जो सेना है उनका खर्च क्या करते थे, उसमें संभालते थे। ठीक है, उसमें क्या अपना खर्च और क्या करते थे, सेना का खर्च को, दोनों को इसमें निकाला जाता था। और इसमें बताया गया है, मुक्ति के लोगों पर काबू रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका था कि वहाँ के जो उनका पद वंश परंपरा से ना चले। ठीक है, उनका ये बोलना था कि जो
वहाँ पे मुक्ति लोगों को काबू रखने, जो मुक्ति काम कर रहे हैं उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए इनका एक तरीका होता था कि वे वंशानुगत, मतलब आप ले सकते हैं कि जैसे राजा है, राजा के बेटा राजा, राजा के बेटा राजा, ऐसे मतलब गुलाम है तो गुलाम का बेटा गुलाम बने, ऐसा कुछ नहीं है। या मुक्ति है तो मुक्ति का बेटा मुक्ति बनेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता था। इसमें मुक्ति लोगों पर काबू रखने के लिए क्या किया गया था कि पद को वंश परंपरा से ना चले और कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, ठीक है। जिसके बाद उनका क्या किया जाता था, स्थानांतरण कर दिया जाता था, क्योंकि अगर वो क्या करेंगे, एक ही क्षेत्र पर रहेंगे तो उनका क्या होता था, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे वो क्षेत्र में, इसलिए उनका क्या कर दिया जाता था, स्थानांतरण किया जाता था, ठीक है, यानी ट्रांसफ़र कर देते थे। और सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या होता था, नौकरी के इन कठोर नियम की बड़ी सख्ती से पालन करते थे। यानी जो नौकरी होती थी, इसका जो नियम है उसको लोग बहुत कठोरता से पालन करते थे इसमें। और इसमें जो मुक्ति को लोगों द्वारा क्या किया जाता था, एकत्रित किए गए राजस्व की रकम होती थी, हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा फिर से एक लेखाधिकारी नियुक्त किया जाता था। मतलब जो वहाँ पे मुक्ति है, वहाँ पे जो सैनिक है, उन पर भी नज़र रखने के लिए क्या किया जाता था, राज्य द्वारा एक लेखाधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिससे उन पर ध्यान रखा जाए कि मुक्ति जो राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। ये क्या होता था, सुल्तान की तरफ से लेखाधिकारी की नियुक्ति होती थी, ताकि सैनिक और एकता पर, मुक्ति पर क्या किया जा सके, नज़र रखा जा सके, ताकि वो जो लिमिटेड रूप में जितना सैनिक बोला गया है उतना ही रख रहे हैं या ज़्यादा रख रहे हैं, और जितना कर बोला गया है राजस्व वसूलने के लिए उतना ही वसूल रहे हैं या ज़्यादा, ये सब कोई मतलब एक नज़र रखने के लिए क्या किया जाता था, लेखाधिकारी की नियुक्ति करते थे। उसके बाद बताया गया इसमें, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे क्या किया है, झुकने में बाध्य कर दिया। मतलब वहाँ के जो लोग थे, जो मुक्ति थे, जो वहाँ पे अपना अपना क्षेत्र क्या किया, एक जगह क्षेत्र पे हैं, फिर उसके बाद क्या किया, दूसरे क्षेत्र में बढ़ते गए। तो जो सुल्तान थे अपने अपने, मतलब देखो जैसे ये शासन है, ओके, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, जैसे ये क्षेत्र है, सुल्तान का यहाँ पे राज्य है ना, अपना शासन चला रहे। उसके बाद क्या करता था सुल्तान, अपना नए मतलब क्षेत्र को क्या करता था, नए क्षेत्र में बढ़ता था, फिर वहाँ पे अपना प्रशासन चलाता था। फिर उसके बाद ऐसे, यानी क्या होता था, इसको कब्जा करना बोलते हैं ना, अपना प्रशासन को बढ़ाना, वैसे। तो वहाँ पे जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पे नया नया क्षेत्र, वहाँ पे जो सूबेदार हैं, जो वहाँ पे राजा हैं, वहाँ पे जो कर वसूलते हैं, है ना, तो उनको क्या करता था, अपने अधीन रखना स्टार्ट कर देता था। और जो वहाँ के छोटे मोटे राजा होते थे उनसे भी कर लेते थे, कौन, सुल्तान, ठीक है। उनको क्या किया, अपने नियंत्रण में लिया, और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी क्या करते थे, ये छीन लेते थे, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य करते थे, ताकि वो क्या करें, कर चुकाए, ठीक। इसको आप ध्यान देना। इसको मैं अपने भाषा में थोड़ा समझा रही हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। ये काफ़ी लेंदी है ना, बाकी बोला वही गया है, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें मैं अपने शब्द में थोड़ा समझा रही हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया आपका कि इसमें जो ज़मीन लेते थे लोग, जो राजस्व निर्धारण करते, उसके बाद क्या करते थे, ज़मीन लेते थे, तो उसको क्या करते थे, जो नया क्षेत्र होता था वहाँ पर कब्जा करते थे। उस समय ज़मीन की पैमाइश करते थे, ठीक है, क्या करते थे, पैमाइश करते थे। और वहाँ पर एक बताया गया है कि जो अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे, उसमें 3 तरह के कर थे। वहाँ पे जो भी कार्य करते थे सुल्तान के समय में, वहाँ पे 3 तरह के कर थे, बताया गया है। आप कर को भी ध्यान देना इसमें। फर्स्ट है कृषि पर, कौन सा कर है इसमें, खराज कर कहा जाता है, ठीक है। कृषि पर कौन सा कर है, ये फैक्ट है, चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, इसको याद रखना। जो कृषि पर कर है, कौन सा कर है, तो जिसे खराज कहा जाता था, ठीक है। और जो किसान की उपज पर लगभग क्या बताया गया, 50% होता था। और उसके बाद क्या है, मवेशियों पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा भी
दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार के बाहर ही था। मतलब जो सुल्तान थे, इतना नियंत्रण रखने के बावजूद भी जो उपमहाद्वीप का हिस्सा था, जो बड़ा क्षेत्र था, वो क्या था, सुल्तान के कंट्रोल के यानी उनके नियंत्रण के बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत के बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र होता गया। ठीक है, मतलब वो क्या करते थे, जैसे सुल्तान एक क्षेत्र में है, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, वहाँ के क्षेत्र में वो काम करने के बाद वहाँ से हट रहे हैं, उनका नियंत्रण ज़्यादा दिन तक नहीं होता था वहाँ पे, फिर क्या होता था, वो स्वतंत्र हो जाते थे। ठीक है, यानी जो एक आप देख सकते हो जो बड़ा क्षेत्र है ये आपका उपमहाद्वीप का, इनके कंट्रोल के बाहर ही होता था, है ना। ठीक, क्योंकि जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर था और दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण काफ़ी कठिन होता गया, क्योंकि जो मैदानी इलाके थे, कुछ कुछ क्षेत्र के जो घने जंगल थे, ऐसे क्षेत्र थे जिन पे जो सुल्तान के सैनिक थे उनका घुस पाना और उन पर क्या करना, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, उनके मतलब क्या बोलना चाहिए, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ पर वो शासन कर सके, है ना। उसके बाद क्या थे, उनमें क्षमता नहीं होती थी और स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना क्या किया, शासन जमा लिया। वहाँ के जो क्षेत्र थे, स्थानीय लोग थे, वो क्या किया, अपना शासन जमा लिया। मतलब वहाँ पे जो सुल्तान थे उनके सैनिक होते थे, वहाँ पर जाते थे, कब्जा करते थे, उसके बाद फिर वो कुछ ही समय के बाद उनका कंट्रोल होता था, उसके बाद उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता था। और वहाँ के जो सरदार होते थे, जो शासन करते थे, वहाँ के निजी लोग थे, उनके अधिकार क्षेत्र में ये एरिया आता था। ठीक है, उसके बाद बताया गया इसमें मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, वह अधिकार कुछ ही समय तक रहता था। जो अभी बताइए आपको वही है, जो मोहम्मद तुगलक थे, इनका इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके वहाँ पर अपना अधिकार जमा तो लेते थे, लेकिन वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो फिर से अपना एरिया क्या करते थे, छुड़ा लेते थे, वो स्वतंत्र हो जाते थे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें चंगेज़ खान के बारे में थोड़ा सा है। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम देखेंगे इसमें बताया गया है कि जो अफ्रीका देश में मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए थे कौन, यात्री इब्न बतूता। इनको आप ध्यान देंगे, बस इतना ही इसमें देखना है, कौन है ये, इब्न बतूता एक यात्री थे जो 14वीं सदी में भारत आए। कौन है, इब्न बतूता। ठीक है, इसको आप ध्यान देना, इसको पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे चंगेज़ खान के बारे में। इसमें बताया गया है कि मुग़लों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सियाना यानी आधुनिक क्या है, उज्बेकिस्तान है, उस पर क्या किया था, हमला किया था। किसने, मंगोलों ने। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत थी उनका क्या हुआ, उनका धावा झेलना पड़ा। और अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के प्रारंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ते गए हैं। मतलब जो मोहम्मद तुगलक थे और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके शासन काल में क्या हुआ, जो मंगोल थे उनका धावा बढ़ते गया। वो लोग क्या करते थे, बार बार युद्ध करते थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। मतलब उन लोग इतना ज़्यादा युद्ध करते थे कि उनके कारण क्या किया, दोनों ने स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए क्या होता था, भारी चुनौती होती थी। इसके आगे और भी है जो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको मैं आपको अपने शब्दों में बता रही हूँ। ठीक, इसमें शॉर्ट में दिया गया है बस, और ये इतना ही नहीं है और है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें बताया गया है, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो उनका प्रशासन काल था, वो लोग क्या किए, जो सेना बनाई थी उस सेना को कैसे संभाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसमें बताया गया है कि दिल्ली पर क्या किए, 2 बार हमला हुआ। कब, अलाउद्दीन के खिलजी के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल चल रहा था, उसमें क्या हुआ, 2 बार हमला हुआ। कब, 1299 से, आप डेट को थोड़ा याद रखेंगे, कब, 1299 से कितना, 1300 के बीच। ठीक है, ये क्या हुआ फर्स्ट। और सेकंड कब हुआ उनका, तो 1302 से 1303 के बीच। ठीक है, ये 2 बार हमला हुआ। आप डेट को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है इसमें
कब है ये? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उनके प्रशासन काल में क्या हुआ? युद्ध हुआ था। और इनका सामना करने के लिए स्थानीय सेना क्या किए थे? खड़ी किए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए क्या किया था? एक श्री नामक एक गैरिसन शहर बनाया। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किसने बनाया था श्री नामक एक गैरिसन शहर? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सैनिक के पेट भरने की समस्या को क्या करते थे? पूरा करने के लिए गंगा यमुना के बीच की खेती की जो भूमि होती थी, वहाँ के जो खेती होती थी, वहाँ पैदावार होता था, इकट्ठा करके हल किए वहाँ पे, यानी जो गंगा यमुना दोआब जो क्षेत्र होता था, वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे पानी अच्छा होगा, है ना, तो वहाँ पे क्या होता था? पैदावार भी अच्छा होता था। तो उस क्षेत्र से क्या किए हैं? सैनिकों का पेट भरने की यानी जो समस्या थी उसको पूरा किए। उसके बाद क्या है इसमें? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर खेती अच्छी होती थी, इसलिए इन्होंने क्या किया? वहाँ पर खराज कर लगाया। कौन सा कर? इसके पहले हम इसको पढ़े हैं, है ना। कौन सा कर लगाया? तो खराज कर लगाया। मतलब क्या होता है इसमें? किसानों के पैदावार पर कितना? 50% कर लगाना। ठीक है, 50% हिस्सा को लेकर सैनिकों के खर्च को पूरा करते थे। ठीक है, इसको ध्यान देना आप लोग। उसके बाद क्या है? सैनिकों का वेतन। हम देखेंगे कि अब जाहिर सी बात है, आप सैनिक रखे हो, है ना, तो उनको क्या करोगे? आप वेतन भी दोगे, चाहे आपका युद्ध हो या ना हो, वेतन तो दोगे आप। तो उनका क्या था इसमें? अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के स्थान पर सैनिकों को नगद वेतन दिया था। इसको आप ध्यान देना, क्या किया इसमें? नगद वेतन देना स्टार्ट किया। और सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से क्या करते थे? खरीदते थे। जो वहाँ के सैनिक होते थे वो लोग अपना सामान, अपनी ज़रूरतों के जो सामान होते थे उसको वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी होते थे उनसे खरीदते थे। कौन? सैनिक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था इसमें? दिल्ली की चीज़ों पर नियंत्रण लागू करना स्टार्ट कर दिया था। जो दिल्ली के जो व्यापारी थे, जो वहाँ पे चीज़ें होती थी, उन पर क्या किया? अपना नियंत्रण कर दिया था, ताकि जो व्यापारी महंगा सामान ना बेचे, है ना, महंगा सामान ना बेचे, वहाँ पे जो सैनिक है वो आसानी से रह सके। ठीक। और उसके बाद बताया गया इसमें कि अफसर क्या करते थे? बहुत सावधानी से चीज़ों का सर्वेक्षण भी करते थे और उन पर निगरानी रखते थे। जो चीज़ें होती थी उन पर बहुत सावधानी से नियंत्रण रखते थे, सर्वेक्षण करते थे, और सैनिकों को क्या हो? परेशानी ना हो, इसके लिए बाजार पर नियंत्रण करना और क्या करना? हाँ, बाजार पर नियंत्रण करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद क्या है? अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे हैं, इसमें बताया गया है। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका जो प्रशासनिक जो काल रहा है ना, जो क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। और इतिहासकारों ने क्या बताया इसमें? कीमतों में काफ़ी बाजार में वस्तुओं की कुशलता के लिए शासनकाल की प्रशंसा भी की है। इतिहासकार जो थे उस समय, जो वस्तुओं की कीमतें थीं उस पर क्या काफ़ी कुशलतापूर्वक क्या किया? इसमें प्रशंसा किए हैं। और मंगोल के आक्रमण का सफलतापूर्वक इसमें सामना किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, यानी मंगोल जो लोग थे, इन लोग क्या करते थे? बार बार हमला करते थे, तो और किसी की हिम्मत नहीं होती थी उन पर क्या करें? हमला किया जा सके या उन पर उनकी चीज मतलब उनके सामना कर सके। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने एकदम जुट करके क्या किया था? सामना किया था। उसके बाद कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ में मोहम्मद तुगलक थे। उन्होंने क्या किया था? मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई हैं उसको भी देखेंगे। फर्स्ट कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हमने देखा फर्स्ट को। और अब सेकंड कौन है? मोहम्मद तुगलक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने बचने के लिए क्या क्या किया देखो। फर्स्ट उन्होंने किया है, इनके प्रारंभिक शासन के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इनके प्रारंभिक शासन काल के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ और मंगोल सेना से हार गई। ठीक, जो मंगोल थी मंगोल सेना से हार गई। और मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाया गया जो कदम था बेहद असफल रहा। ठीक है, जो मोहम्मद तुगलक ने कदम उठाया था काफ़ी असफल रहा। और ये योजना अच्छी मतलब असफल होने का रीज़न ये था कि ये योजना अच्छी बनाते थे, लेकिन दूर तक नहीं सोचते थे कि ये जो योजना हम बना रहे हैं वो सफल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये योजना तो अच्छी बनाते थे लेकिन दूर तक सोचकर नहीं बनाते, इसीलिए इनका क्या हुआ? योजना असफल होता था। और कश्मीर पर आक्रमण विफल रहा। इनका जो कश्मीर पर आक्रमण किए थे ये भी विफल रहा। और फिर तुरंत इसके बाद क्या किए? जो तुरान पर हमला करने का इरादा था उसको बदल दिए।
जो कश्मीर पर आक्रमण करना था वो विफल रहा। उसके बाद जो तुरान पर हमला करना था उसका इरादा बदलकर अपनी सेना भंग की इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना सेना भंग किया। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। इसको आप ध्यान देंगे, इसको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद बताया गया है इसमें प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे इससे काफ़ी परेशानी भी हुई थी, है ना। जो प्रशासन संबंधी अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक थे, इन्होंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे इनसे काफ़ी परेशानी हुई इन्हें। इसमें क्या हुआ, जो दौलताबाद के लोग थे उनको ले जाने से लोग काफ़ी नाराज़ थे, है ना। क्योंकि क्या था वहाँ पे, जैसे सैनिक हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान देना इसमें। जैसे सैनिक है, सैनिक के लिए दिल्ली में जहाँ लोग रहते थे, जैसे ये क्षेत्र है ना। अब सुल्तान क्या किए थे, यहाँ पे जो शासक हैं क्या किए थे, ये जो सैनिक के लिए दिल्ली में जहाँ लोग रहते हैं, है ना, दिल्ली में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ क्षेत्र को दे दिया था। किसने? शासक ने। किसको? सैनिक को दे दिया था इस क्षेत्र को। ठीक है, और जो इस क्षेत्र के लोग थे इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था? बाहर, दूसरी जगह भेज दिए। इससे क्या हुआ था, लोगों में दौलताबाद जाने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी, क्योंकि आप जो रह रहे हैं उनको बाहर कर दिए हो और जो बाहर के लोग हैं उनको आप अंदर रखे हो। यानी इनको क्या करना चाहिए था, जो सैनिक थे वहाँ पे, जैसे दिल्ली का ये क्षेत्र है, लोग रह रहे हैं, इनको यहीं रहने देना था, और जो सैनिक थे इनको क्या करना था, दूसरी जगह पर शिफ्ट करना था। लेकिन ये क्या किए, जस्ट उल्टा। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया, देखो इसमें करों में वृद्धि है, और जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में अकाल से जनता क्या हुआ था, इसमें अकाल पड़ गया था तो जनता बगावत पर उतर आई थी। फिर भी यहाँ पर देखो मोहम्मद तुगलक को टोकन जो व्यवस्था था उन्होंने स्टार्ट किया था। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। तो उनको क्या करना पड़ा, इस व्यवस्था को वापस लेना पड़ा। तो टोकन व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था, तो आप याद रखना मोहम्मद तुगलक ने किया था, और इनको क्या करना पड़ा, टोकन व्यवस्था को रद्द करना पड़ा, यानी वापस लेना पड़ा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ध्यान देना कि अंत में एक चीज़ को, जो इसमें क्या बताया गया, देखो अंत में कोई भी जो सुल्तान थे ऐसा नहीं था जो क्या करें, मंगोलों का सामना कर सकें। ठीक है, मंगोलों का सामना करने के लिए ऐसे कोई भी शासक नहीं थे जो तैयार हों। तो इसमें बताया गया है कि जो मंगोलों पर क्या हुआ, उल्टा आक्रमण करने की योजना बनाना मोहम्मद तुगलक ने सोचा था। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था, किसने सोचा था? मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, इसको आप याद रखना। और आक्रमण करने की योजना बनाने की, जो आक्रमण करना, योजना बनाना किसके खिलाफ? मंगोलों के खिलाफ। किसने सोचा? मोहम्मद तुगलक ने। और किसी राजा में जो शासक थे उनमें हिम्मत नहीं होती थी कि क्या करें, उन पे हमला करने की सोचें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे। देखो हाँ, ये लास्ट में आपका 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के जो सल्तनत थे उस समय कैसे रहे, उनकी क्या सल्तनत की स्थिति कैसे रही है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है आपका कि यहाँ पर जो 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर शैय्यद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा है। अपडेट को याद रखेंगे, क्या है इसमें बताया गया है, 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर शैय्यद तथा लोधी वंशों का क्या रहा है, राज्य रहा है। और यहाँ पर उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, जो नए नए क्षेत्र के लोग थे वहाँ पर उन क्या हुआ, क्षेत्रीय लोगों का उभरने, मतलब जो क्षेत्रीय लोग थे वो लोग उभरने लग गए। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सल्तनत काल था 1526 वाला, ये समय सल्तनत का काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। और 1526 तक दिल्ली पर शैय्यद तथा लोधी वंश का राज्य रहा है ना। और उस समय क्या हुआ, क्षेत्रीय जो राजा थे काफ़ी उभर गए थे। जैसे इसमें जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। मतलब जो क्षेत्रीय राजा थे धीरे धीरे क्या हुए थे, उसमें उभरने लग गए थे। ठीक है, उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य में क्या कर रहे थे, फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी क्या हुए, इसमें उभरते गए हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया है आपका इसमें शेर शाह सूर, है ना, शेर शाह सूर के बारे में,
जो 1540 से 1545 तक बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। इन्होंने अपना काम कैसे शुरू किया था, तो अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं जो थे 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी, है ना। जो सम्राट हुमायूं थे उनको क्या किया था, उन्होंने परास्त किया था और शेर शाह ने दिल्ली पर अपना अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। इनका जो शासनकाल था कैसे कैसे ये बढ़ते गया है, अपडेट को भी इसमें ध्यान देना है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। और जो सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 जिनका शासनकाल रहा है, इन्होंने क्या किया, शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त किया, ठीक है। जो अलाउद्दीन खलजी थे उनके कई तरीकों को अपनाकर उन्होंने क्या किया, अपना प्रशासन चुस्त बनाया, अच्छा बनाया। अब महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया था, ठीक है। इसमें जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जो डेट है, ये सब चीज़ को आप ध्यान देंगे क्योंकि पूछा जाता है ना। बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। जो डेट है आपको दिया गया है, ये नहीं है कि ये याद नहीं हो रहा है इसको छोड़ दें, नहीं, ये डेट को एग्ज़ाम में स्पेशली पूछा जाता है ना। ये सब चीज़ को आप ध्यान देंगे। 1526 का जो डेट है ये तो स्पेशली आपको पूछा जाता है। आप सीटेट के प्रीवियस ईयर्स का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, उसमें इस सबको पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है इसमें देखेंगे कि इनमें बताया गया जो ईश्वरीय शक्ति होते थे, है ना, इसको भी आप ध्यान देना। एक पॉइंट है इसमें, ईश्वरीय 3 श्रेणियों में क्या करते थे, ईश्वरीय शक्ति को भी ये लोग बांटे हैं। फर्स्ट क्या है, जो प्रार्थना करने वाला हो वर्ग, है ना, प्रार्थना करने वाला वर्ग, यानी जैसे ईसा मसीह, है ना, वो लोग होते हैं। क्या है वो, फर्स्ट प्रार्थना करने वाला वर्ग है जो प्रार्थना करते हैं। दूसरा क्या है, युद्ध करने वाला, क्या हुआ, योद्धा, ठीक, युद्ध करने वाला क्या हुआ, योद्धा। और तीसरा क्या है, खेती करने वाला, क्या हुआ, किसान, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान देना। यहाँ पर 3 श्रेणियों में ईश्वरीय शक्ति के रूप में अपनाया गया है। इसमें फर्स्ट क्या है, प्रार्थना करने वाला जो प्रार्थना करता है। दूसरा युद्ध करने वाला योद्धा। तीसरा खेती करने वाला किसान, ठीक है, इसको आप ध्यान देना। उसके बाद आपका क्या है, इसमें देखो आप जो साइड में दिया गया है, इक्ता, तारीख, गैरिशन, मंगोल, लिंग, ये सब के बारे में हमने तो पढ़ा है। उसके बाद क्या है, खराज, इसको भी हम लोग पढ़े हैं। खराज क्या है, किसान के पैदावार का 50% हिस्सा। किसान के पैदावार जो होता था, खेती करते थे, उसका 50% हिस्सा, ये क्या है आपका, खराज कर, ठीक है। तो आपका आज चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4, ठीक है। तब तक आप इसको देखें। इसमें जो डाउट हो, जो कुछ हो, आपको पढ़ने से लग रहा है हाँ मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका 4th चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।